वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस थोड़ा स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि नीट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनसीईआरटी से मेनली मतलब होता है। अगर हम बात करें नीट की बात करें 11-12 के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपसे जितने भी क्वेश्चन इसके बेसिस पर आते हैं वो पर्टिकुलर हर एक चैप्टर के आसानी से आप बन सके। तो देखिए यहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर दे रखी है, इनको जानना पड़ेगा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हो क्या है, सेल्स के बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी यानी कि सिंगल सेल से बने हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कई सारी सेल्स से, मैनी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि जो सेल के बेसिस पर अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर ठीक और मल्टी सेलुलर ठीक। आपको पता है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि जो सेल के बेसिस पर अगर सिंगल सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे, जबकि अगर कई सारी सेल्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर कहेंगे। सिंगल सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं वो समझना है आपको। जैसे आपके प्रोटोजोन हुआ, अगर हम प्रोटिस्टा पूरे किंगडम की हम बात करें, प्रोटिस्टा के अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम बात करें डाइनोफ्लेजिलेट की हम बात करें, डाइनोफ्लेजिलेट्स। इसके बाद और कौन आते हैं इसमें, क्राइसोफाइट्स हुए, क्राइसोफाइट्स भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और कौन है, युगलेना हुआ, युगलेना भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और कौन है, अमीबा हुआ, अमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा हुआ। पैरामीशियम हुआ, पैरामीशियम हुआ। प्लाज्मोडियम हुआ। ये सारे प्रोटिस्टियन जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। वहीं अगर हम बात करें ईस्ट जो होती है, ईस्ट जो एक कवक फंगस होती है वो क्या है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल है। वहीं मल्टी सेलुलर की हम बात करें तो सारे ऑर्गेनिज्म जो बाकी क्या है, मल्टी सेलुलर है। चाहे प्लांट्स की बात करें, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, पर मैक्सिमम प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, फंगस सारी मल्टी सेलुलर होती है ईस्ट को छोड़कर। अगर हम इसकी बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा जो एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर का मतलब यहाँ पर दे रखा है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज सेल, सेल क्या है, आप खुद बताइए सेल क्या होती है, क्या होती है एक सेल। अगर हम सेल की बात करें, आप जानते हैं कि जो लिविंग और नॉन लिविंग आज है, कोई भी लिविंग है या नॉन लिविंग है, दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है, सेल का प्रेजेंट होना, और सेल का प्रेजेंट होना साथ ही सेल का फंक्शनल होना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सेल प्रेजेंट भी है तो वो फंक्शनल होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं लकड़ी, अगर हम बात करें एक वुड की, अगर हम बात करें उसमें सेल थी, पर वो सेल अब क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है उसकी, अगर टूट चुकी है लकड़ी अलग से, तो क्या है, हम ये कहेंगे कि वो सेल तो थी पर वो कैसे उसी की डेट, यानी कि वो हम ये कहेंगे नॉन लिविंग हो गई है। तो अगर सेल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, सेल है बट फंक्शनल नहीं है, तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा ऑर्गेनिज्म। तो देखिए क्या लिखा हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर कोई एक कोशिका का भी बना है ऑर्गेनिज्म तो क्या कर सकता है, स्वतंत्र तरीके से रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, और जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर जो जो उसे एसेंशियल काम करने की जरूरत है, प्रोटीन बनाने की जरूरत है, जिस तरीके से एक एक सेल को खाने पीने की जो भी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी पूरी कर सकता है वो ऑर्गेनिज्म। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अच्छे से याद रखना, अगर एक सेल है पर वो किसी भी तरीके से अगर कंप्लीट नहीं है, तो बिना कंप्लीट सेल के कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है। अगर मान लो अमीबा है, अमीबा के अंदर हम कुछ चीज़ों की कमी कर दें, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और ये सारी चीज़ें ना दें, तो वो एक सेल के अंदर अगर सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी तो वो जीवन यापन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। ओके, हेंस सेल इज द
फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि उसके सारी चीजों को बनाने का काम करते, चाहे उसके स्ट्रक्चर की हम बात करें या उसके कार्य जो होते हैं वो भी उसी की वजह से होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आपको पता है 1665 के अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी और उन्होंने कोर्क सेल के अंदर देखा था सबसे पहले, और जो सेल देखी थी उन्होंने वो कैसी थी, नॉन लिविंग थी, डेड सेल थी, यानी कि उन्होंने सेल वाल को सबसे पहले देखा था। ये आपको क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा है, तो साइंटिस्ट का नाम भूलना नहीं है गलती से भी। नाम क्या है साइंटिस्ट का, एंटोन वॉन लियोनहॉक। कौन है, एंटोन वॉन लियोनहॉक जो है, इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा था। कौन सी लिविंग सेल को देखा था, ये भी पूछे तो बता देना, बैक्टीरिया को देखा था। कौन सी लिविंग सेल को देखा था इन्होंने, बैक्टीरिया को देखा था। किस तरीके से इन्होंने देखा और क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने एक बारिश का पानी, बारिश हो रही थी अचानक से, और इन्होंने क्या किया था, उस बारिश का पानी लिया, उनके पास माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप से देखा उन्होंने, तो देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इसके अंदर पानी के अंदर तैर रहे हैं, ऐसा उनको दिखाई दिया, और उन्होंने देखा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये तो बैक्टीरिया है। और इस तरीके से पहली लिविंग सेल को पहली बार उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। साइंटिस्ट का नाम क्या है, एंटोन वॉन लियोनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने उसके बाद में क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी सेल के, तो सेल की न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। क्लियर है। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and the improvement leading to the electron microscope revealed all the structure details of the cell। जब जैसे जैसे धीरे धीरे माइक्रोस्कोप आए और वो इम्प्रूव होते गए, शुरुआत में सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, अब जैसे जैसे साइंस एडवांस होता गया, जैसे जैसे वैज्ञानिक ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सोचने लगे, उसके बारे में धीरे धीरे उसके बाद में क्या हुआ, माइक्रोस्कोप का भी इम्प्रूवमेंट होने लगा, अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप डेवलप होने लगे। कुछ ऐसा होने लगा कि छोटी से छोटी चीज़ को देखा जा सकता है, इस तरीके से माइक्रोस्कोप एडवांस होने लगे, और धीरे धीरे इस तरीके से जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हम के इम्प्रूवमेंट होने लगा, वैसे वैसे सेल के बारे में भी डिटेल स्टडी पता होने लग गई। ठीक, अब हम थोड़ी सी सेल थ्योरी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, पर एक बार एनसीईआरटी की जरूर देख लें आप लाइनें कि क्या है एनसीईआरटी में। 1838 की अगर हम बात करें, मैथियस श्लेडिन और जर्मन बोटनिस्ट, ध्यान रखना मैथियस श्लेडिन कौन थे, एक जर्मन बोटनिस्ट थे, एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant। क्या कहा इन्होंने, जो आपके जर्मन बोटनिस्ट थे जिनका नाम है मैथियस श्लेडिन, 1838 में इन्होंने कई सारे प्लांट्स की स्टडी करी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में बताई। प्लांट्स के बारे में ध्यान रखना, ये बोटनिस्ट थे, आपसे पूछा जाता है मैथियस श्लेडिन, और ये आपको ये भी याद रखना ईयर भी 1838 में, ये कहाँ के थे, जर्मन के थे, ये भी आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है नीट के अंदर। ठीक, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है थियोडर स्वान, ध्यान रखना अगले साइंटिस्ट कौन है, थियोडर स्वान है, इनके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। थियोडर स्वान ने 1839 के अंदर, ये कौन थे, ब्रिटिश के थे, याद रखना। जो आपके श्लेडिन थे वो कहाँ के थे, वो जर्मन के थे, ठीक, वो बोटनिस्ट थे, जबकि स्वान जो है ये ब्रिटिश है और ये जूलॉजिस्ट है। ठीक, इन्होंने 1839 में बताया था, उन्होंने 1838 में बताया था। स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इन्होंने एनिमल्स की बात करी एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी करी, और क्या कहा कि सेल के बाहर तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतली सी आवरण होता है, एक छोटी सी, हम ये कहेंगे कि एक सिंपल सा एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वहीं पर सेल वाल के बारे में किसने बताया था, जो बोटनिस्ट आपके हैं यानी कि श्लेडिन है, उन्होंने ये बताया, जब प्लांट्स की स्टडी करी तो उन्होंने कहा कि सारे प्लांट्स के अंदर जो बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग पाई जाती है वो सेल वाल होती है, तो ये चीज़ देखने को मिली इन दोनों को। He also concluded based on his study on plants tissues that the presence of cell wall is a unique character of plant cells। और इन दोनों ने मिलकर फिर बाद में ये बताया कि सेल वाल का प्रेजेंट होना ये तो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का, केवल प्लांट के अंदर ही सेल वाल पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर तो सेल वाल होती नहीं है। तो ये चीज वहां पर क्लियर हुई, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स।
तो स्वान ने इसके बेसिस पर एक बात बोल दी कि जो जितने भी आपके सेल्स वगैरह हैं वो क्या बनी हुई है, वो आपके सेल, जो प्लांट्स की हम बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें, सभी किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। और इस तरीके से उसकी वजह से सेल्स के ही प्रोडक्ट के बने हुए हैं, इससे ही आपके नए नए सेल्स बनती हैं। ठीक, हालांकि कुछ चीज़ें ये क्लियर नहीं कर पाए। श्लेडिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी, एक साथ इन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी दी। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है सेल थ्योरी किसने दी है, तो आपको याद रखना है श्लेडिन और स्वान ने सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत दिया। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ये थ्योरी जो थी ये चीज़ नहीं बता पाई कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में आए वो, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। उन्होंने कहा कि सेल्स जो होती है, एक सेल अगर पहले से कोई सेल प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, डिवाइड होगी और उससे नई सेल्स बनेगी। यानी कि इन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनती है। अगर कोई सी सेल पहले से प्रेजेंट है तो उससे नई सेल का फॉर्मेशन होता है। इसको कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुली। क्या कहा उन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। ये ध्यान रखना, ओमनिस सेलुला ई सेलुली किसने कहा, रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि अगर कोई सेल पहले से प्रेजेंट है तो क्या होती है, उससे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडिन एंड स्वान। उन्होंने स्लेडिन और स्वान ने जो कहा था कि सारी सेल्स जो बनी, सारे प्लांट्स और एनिमल्स हुए वो सेल्स के बने हुए होते हैं, और ये सारी चीज़ उन्होंने कही थी, इसको उन्होंने थोड़ा और मॉडिफाई करके बताया। क्या कहा इन्होंने, रुडोल्फ वर्चो साहब ने कहा कि सही बात कही थी उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर भी सही बात कही थी, उनकी बात को झूठ नहीं कह सकते हम, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के ही बने होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं सेल के। ये चीज़ पहली कही। दूसरी एक चीज़ उनकी खुद की भी ऐड कर दी कि जो वो चीज़ नहीं बता पाए थे स्लेडिन और स्वान, उसको ये बता देते हैं। क्या कहा इन्होंने कि ऑल सेल आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर कोई सी भी पूर्ववत कोशिका है, पहले कोई सी भी सेल्स पाई जाती है, अगर आपसे प्री एग्जिस्टिंग सेल है, एंसेस्टर सेल है, तो उससे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बात इन्होंने कही। क्लियर। अब बाद में आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये जो रुडोल्फ वर्चो ने बात कही थी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसने बताया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसने बताया था। तो अच्छे से याद रखना किसने बताया था, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर साहब ने इसको क्या बताया था, एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था, प्रूव किया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये इन्होंने क्या किया था, एक ईस्ट का एग्जाम्पल लिया था, उनको बोटल्स में किया था, किल्ड ईस्ट का एक एग्जाम्पल लिया था। जब हम इसको देखेंगे, जब हम इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि इस टर्म को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, तो आपको ध्यान रखना है लुईस पास्चर ने इस चीज़ को बताया था। अगला टॉपिक क्या है, इन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल के ओवरव्यू को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि एक सेल कैसी होती है, जरा हम भी तो जाने एक सेल होती कैसी है। तो देखिए यहाँ पर, अगर यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन ऑनियन पील और ह्यूमन के चिक में आपने सेल्स देखी होगी अंडर द माइक्रोस्कोप। लेट अस कलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द ऑनियन सेल्स विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वाल। आप जब अगर प्याज की सेल को देखते हैं, ऑनियन सेल को, तो उसके ऊपर सेल वाल पाई जाती है जो दिखाई देती है हमें। इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विथ इन इट्स द सेल मेम्ब्रेन। उसके ऊपर, उसके अंदर हमें क्या मिलती है, ऊपर सेल वाल दिखाई देती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलती है ऑनियन के अंदर। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक, अगर ह्यूमन चिक की हम बात करते हैं, उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन हमें दिखती है। क्लियर। इनसाइड इच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और हर सेल के अंदर क्या मिलता है हमें, न्यूक्लियस मिलता है। तो हर एक सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कैसा होता है, डेंस बाउंड होता है, काफी ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। और इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए की हम बात करते हैं, तो ये जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक, डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखना है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब समझना, यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और साथ में आपको चीजें समझ लेना है।
कि ऐसी सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसको तो हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। दैट लेक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसके अंदर न्यूक्लियस तो है पर उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कोल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम, ये चीज बताई गई है कि ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक, अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन है तो वो यूकैरियोटिक है, अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक, और इसके ऊपर यहाँ पे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी की सारी जो सेल रिएक्शन होती है वो यहीं पर चलती रहती है। तो देखिए, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, यही सेल का मैक्सिमम पार्ट यानी कि ऑक्यूपाई जो होता करता है सेल का यही पार्ट करता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर यही पाया जाता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। चाहे प्लांट्स की हम बात करें, प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें, इन साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी रिएक्शन होती रहती है। कैटाबोलिक रिएक्शन की हम बात करें, मेटाबॉलिक रिएक्शन की हम बात करें, एनाबोलिज्म जो हमारा कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिज्म को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो ये सारी रिएक्शन यहीं पर चलती रहती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, तो सेल को जीवित रखने के लिए, जीवित अवस्था में रख लेने के लिए, लिविंग स्टेट में रखने के लिए इसके अंदर ही सारी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा क्या चीज दे रखी है, बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो इनके अलावा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अलावा भी सेल के अंदर कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ईआर जिसे हम कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, लाइजोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइक्रोबॉडीज हुआ, वैक्यूल्स हुआ, ये सब पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो कोई भी ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी बॉडी की, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, माइक्रोबॉडीज भी नहीं होती है, वैक्यूल्स भी नहीं होती है, तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। वहां पर सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, ना ही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सारे एब्सेंट रहते हैं। तो उनके लिए इनकी जगह कुछ काम करने वाले होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे कौन पाया जाता है उनमें। क्लियर, एक चीज अच्छे से याद रख लेना और ये नोट कर लेना है अच्छे से, राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, तो राइबोसोम जो है और नॉन मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ध्यान रखना है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इस सभी तरीके के सेल्स में पाया जाता है, चाहे यूकैरियोटिक की बात करें या प्रोकैरियोटिक की बात करें, तो सभी में पाया जाता है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। विथ इन द सेल, अगर सेल के अंदर हम बात करें, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, बट ऑल्सो विथ इन द टू ऑर्गेनेल्स, दो ऑर्गेनेल के साथ भी हमें मिलता है। एक तो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है हमें प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमें मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, साथ में ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है। तो हमें राइबोसोम्स की कहां कहां पर पाया जाता है राइबोसोम, एक तो आपको ध्यान रखना है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। इतनी जगह पे आपको राइबोसोम मिलता है, और राइबोसोम इसी वजह से सब जगह पर पाया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसके साथ में राइबोसोमल आरएनए जुड़ा हुआ होता है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन को बनाने का काम करता है, हम ये कहेंगे। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और एनिमल सेल जो होती है उसके अंदर एक और कोई और भी अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक, सेंट्रोसोम इस तरीके का होता है, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, इस तरीके का एक सेंट्रियोल इधर, और एक दूसरे से दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो भी कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, और ये सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। जब हम आगे सेल डिवीजन चैप्टर को देखेंगे पूरा एनसीईआरटी से, तो आप देखेंगे कि सेल डिवीजन में किस तरीके से एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल हेल्प करता है, प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। ओके, तो सेंट्रियोल भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल है।
सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। अब अलग अलग सेल की अगर हम बात करें तो उनकी जो साइज में अलग अलग तरीके की हो सकती है, तो साइज में अलग अलग हो सकती है, शेप में अलग अलग हो सकती है, एक्टिविटीज में अलग अलग हो सकती है। सेल अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। कोई सेल हमारी अलग जगह की मेम्ब्रेन, जो हमारी न्यूरॉन सेल है उनका काम अलग है, हमारी हार्ट की सेल है उनका काम अलग है, हमारे लीवर की सेल है उनका काम अलग है। तो काम के बेसिस पर भी अलग हो सकती है, शेप साइज के बेसिस पर भी सेल अलग अलग हो सकती है। एग्जांपल अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट सेल होती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है। इसकी साइज की अगर हम बात करें तो 0.3 माइक्रोमीटर होती है लेंथ के अंदर अगर हम बात करें तो। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। ये आपको यहाँ पर कुछ शेप्स दे रखे हैं सेल्स के, जो आपको ध्यान रखना है। सेल्स के शेप यहाँ पर दे रखे हैं आपको। जैसे रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपको आरबीसी के अंदर शेप कैसा है, राउंड और बाइकॉनकेव शेप की होती है। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड और बाइकॉनकेव शेप होता है। वहीं हम इसकी बात करें डब्ल्यूबीसी की तो ये अमीबॉइड शेप की होती है, ये अमीबॉइड शेप है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है ये अमीबॉइड सेल्स की होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोलमनर एपिथेलियल सेल्स की, कोलमनर एपिथेलियल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग और नैरो होती है। कोलमनर एपिथेलियल सेल कैसी होती है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है, ध्यान रखना। तो इस तरीके इसके ध्यान रख लेना, एक एक शेप जो है यहां से नोट करके रखना साथ में, क्योंकि यहां से डायरेक्टली आपके इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में आपके जो नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं वो बिल्कुल यहां पर मैच द कॉलम टाइप आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली आपको बताया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो आरबीसी राउंड एंड बाइकॉन के व्हाइट ब्लड सेल्स जो है अमीबॉइड, कोलमनर एपिथेलियम सेल्स जो होती है वो लॉन्ग एंड आपकी नैरो होती है। वहीं अगर हम बात करें नर्वस सेल का, न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है, ब्रांचड होती है, ध्यान रखना है। न्यूरॉन्स कैसी होती है, ब्रांच होती है और लॉन्ग होती है। आपको पता है लॉन्गेस्ट सेल होती है ये हमारे ह्यूमन के अंदर की लॉन्गेस्ट सेल कौन होती है, न्यूरॉन्स होती है। और इस शेप कैसा होता है, ब्रांच और लॉन्ग होता है। ट्रेकिड की अगर हम बात करें, जो आपको जाइलम में ट्रेकिड मिलते हैं वो लंबी एलोंगेटेड शेप होती है इस तरीके की, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दे रखे हैं। वहीं जो लीव्स की अगर हम बात करें, पत्तियों में जो मेसोफिल सेल्स होती है वो कैसी होती है, राउंड और ओवल शेप की होती है, ध्यान रखना है। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको नोट करके रखना है। अब यहां पर आपको हमने देखा था कि जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया की सेल का साइज जो होता है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होता है। तो 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर जो होता है वो बैक्टीरिया की साइज होती है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी होती है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो अंडे यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, वो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल होती है, अच्छे से याद रखना। ओके वहीं अगर हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच अगर हम बात करें तो ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल्स थे वो लगभग 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, उसका 7.0 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर की बात की गई है। एक एक चीज को नोट करना, एनसीईआरटी में एक एक छोटी छोटी चीजों से नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्व सेल की अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की। वहीं पर सेल्स ऑल्सो वेराई ग्रेटली इन देयर शेप, शेप भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ शेप सेल जो होती है वो डिस्क शेप की हो सकती है, पोलीगोनल शेप की हो सकती है, कोलमनर शेप की हो सकती है, क्यूबॉइड शेप की हो सकती है, थ्रीड धागे की जैसी हो सकती है, इररेगुलर हो सकती है। अलग अलग तरीके का शेप हो सकता है। शेप ऑफ द सेल में वेराई विथ द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी कि किस तरीके का कार्य करती है सेल, कैसा फंक्शन करती है, उसके बेसिस पर उसका शेप जो होता है वो अलग अलग तरीके का पाया जाता है। तो यहां पर हमने इसमें बात करी है अभी सेल के बारे में कि इनके शेप किस तरीके के हो सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यह है प्रोकैरियोटिक सेल। ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से सारी चीजें कवर करना है। हम एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा सा बाहर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एनसीईआरटी की लाइनें आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर अगला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या, अभी हमने देखा था कुछ बेसिक चीजें जो पीछे से आपने अभी सीखी है उनमें से हम कोशिश करते हैं आपको याद आए। क्या सीखा आपने कि न्यूक्लियस जो होता है वो ज्यादा डेवलप नहीं है, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगली चीज है सिंगल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात, या फिर हम ये कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ये दो चीज आपको क्लियर हुई, तो इसके बेसिस पर हम जानते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो पहली चीज तो प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक तो बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ भी हम कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में हम पीपीएलओ जो है माइक्रो प्लाज्मा को ही कहते हैं, पर एनसीईआरटी ने यहाँ पर एंड लगा रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर।
तो माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ भी हम कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों कहते हैं इसको पीपीएलओ? क्योंकि इसकी वजह से जो केटल्स, अगर हम बात करें केटल्स के अंदर उनके रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स के अंदर यानी कि प्लूरल फ्लूइड के अंदर कुछ डिसीज हो जाती है, इस वजह से इसको प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। और ये अच्छे से याद रख लेना, ये यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो छोटी होती है यूकैरियोटिक कंडीशन, इसकी अगर हम बात करें कंपैरिजन में, और मल्टीप्लाई करती है बहुत ज़्यादा तेजी से। यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करती है प्रोकैरियोटिक सेल। दे में वेराई ग्रेटली इन शेप एंड साइज। अगर साइज और शेप की बात करें तो इनके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं। कोई सेल अलग तरीके की, कोई बहुत छोटी दिखेगी, कोई अलग दिखेगी, शेप अलग अलग दिखेगा। तो शेप और साइज में इनमें वेरिएशंस ज़्यादा पाया जाता है। 4 तरीके के मेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ध्यान रखना। 4 टाइप्स के मेन बैक्टीरिया होते हैं। बेसिलस, बेसिलस यानी कि रोड के जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको हम कहते हैं बेसिलस। अगर कोकस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इस तरीके का तो उसको कहते हैं कोकस या कोकाई। अगर कोमा के जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको कहते हैं विब्रियो। और अगर आपके स्पाइरल इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो उसको कहते हैं स्पाइरल या स्पाइरिलम। तो 4 तरीके के 4 शेप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं शेप के बेसिस पर। एक होता है आपका बेसिलस रोड शेप को, कोकस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, विब्रियो जो होता है वो कोमा शेप होता है, और स्पाइरल जो होता है यानी कि स्पाइरल शेप वाले को हम स्पाइरिलम कहते हैं। तो इस तरीके से 4 तरीके के आपके बैक्टीरिया होते हैं शेप के बेसिस पर। अब कुछ और चीजें देखना है। देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन तो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। इसके अंदर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सिमिलर ही होता है। उसको जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले ये आपको नोट कर लेना अच्छे से और इसको याद रखना। इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपसे नीट के अंदर। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। टिपिकल बैक्टीरिया का यहाँ पर शेप लिखा हुआ है, लगभग 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर का होता है, और वहां पर बैक्टीरिया का शेप दे रखा था लगभग आपका 2 से लेकर 5 के आसपास माइक्रोमीटर का दे रखा था। तो ये दोनों जगह की आपको याद रखना है चीजें। टिपिकल बैक्टीरिया का ये आपको साइज दे रखा है। वही पीपीएलओ की अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा की तो इसका आपको 0.1 माइक्रोमीटर आपको साइज यहाँ पर दे रखा है। वायरस का साइज कितना दे रखा है? 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर का दे रखा है। वहीं अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर का आपको यहाँ पर शेप दे रखा है। तो पहले शेप को अच्छे से याद रख लेना, एक तरफ चार्ट बना लेना इस तरीके से, और वहां पर आपको शेप सभी के लिख लेना है और पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कहां पर क्या लिखा हुआ, अगर नीट में सिलेक्शन आपको लेना है तो। प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। अब कुछ याद रखना, हम यहाँ पर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, सभी में सेल वॉल पाई जाती है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, उसके ऊपर उसके बाद में देखो सेल वॉल के ऊपर भी यहाँ पर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की कवरिंग होती है। ठीक, तो सभी क्या बात की गई है यहाँ पर, प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, पहली चीज ये नोट कर लेना। ठीक, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसके अंदर प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस जो है बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, बहुत ज्यादा डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इज बेसिकली नेक्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। जेनेटिक मटेरियल जो आपका डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेक्ड होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, नॉट एनवलोप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं रहता है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, यानी कि इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर मेन डीएनए, जीनोमिक डीएनए यानी कि जीनोमिक डीएनए का सिंपल सा मतलब होता है हैप्लोइड कंटेंट के अंदर जितने भी आपके डीएनए का नंबर होता है उसको जीनोमिक डीएनए हम मानते हैं। तो इन एडिशन टू द जीएनए में जीनोमिक डीएनए में क्या अलावा सिंगल क्रोमोसोम्स या सर्कुलर डीएनए होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि इनके अंदर प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए कैसा पाया जाता है, तो सिंगल और सर्कुलर डीएनए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सिंगल क्रोमोसोम या फिर हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए होता है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इनके अलावा मेन डीएनए के अलावा भी यहाँ पर क्या होता है, सेल के अंदर ही एक्स्ट्रा डीएनए, एडिशनल डीएनए पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर प्लाज्मिड कहते हैं, ध्यान रखना है। तो दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। और इस तरीके के बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया को जो होता है प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, ये कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रोवाइड करने का काम करता है।
हम इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखेंगे आगे जब जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी को हम देखेंगे, तो उसके अंदर जो आपका प्लाज्मिड है इसके सारे इंपॉर्टेंस जो मेन है उनको हम आगे देखेंगे क्या प्लाज्मिड होता है, किस तरीके से प्लाज्मिड हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एज ए वेक्टर प्लाज्मिड काम करता है, ये सारी चीज़ हम वहाँ पर देखेंगे। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। और ऐसे कैरेक्टर जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस होते हैं। इन ये जेनेटिक्स यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की गई है, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब उसको देखेंगे, तो अभी इस वाले पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, अगर यूकैरियोट की हम बात करें तो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। No organelles like the ones in eukaryotes are found in the prokaryotic cell except for ribosomes। तो राइबोसोम के अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है जो यूकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं उनमें से। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, इनके अंदर कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज भी होती हैं जो कि स्टोर करने का काम करती है सब्सटेंसेस को, तो उनकी भी हम बात करेंगे। ओके, ऐसे जो होती हैं ये इंक्लूजन बॉडीज यूकैरियोट के अंदर नहीं पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता है, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है कुछ यूनिक फोल्डिंग बना लेती है, उसको मेसोसोम्स कहते हैं। और वही क्या करता है, यहाँ पर मेनली हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का काम करवाता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मेसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें यहाँ तक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवलप क्या है और उसका मॉडिफिकेशन क्या है, इसके हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, यानी कि उनके अंदर केमिकली हम ये कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेल का आउटर मोस्ट लेयर होती है। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इनके ऊपर अगर हम बात करें, अब साथ में आप इस तरीके से डायग्राम्स भी हम देखते जाएंगे। सबसे बाहर क्या होता है इसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर, ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर होती है। ठीक, ये ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर अगर टाइट होती है, ठीक, अगर टाइट होती है, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइट होगी तो उसको अलग नाम देते हैं जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। अगर टाइट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। अगर ये थिन होती है और लूज होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। तो पहली सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग यहाँ पर क्या होती है, ग्लाइकोकेलिक्स होती है, ध्यान रखना है। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव इट केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे ऊपर ग्लाइकोकेलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, इस तरीके से 3 कवरिंग इसके ऊपर होती है। ऑल्सो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक का काम जो है वो अलग अलग है। दे एक्ट टुगेदर ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, और तीनों क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। बैक्टीरिया कैन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम। तो ग्राम साइंटिस्ट का नाम है। ग्राम ने क्या किया था, स्टेनिंग प्रोसेस को यहाँ पर डेवलप किया था। स्टेनिंग जो होती है जनरली हम कलर करना कहते हैं स्टेनिंग को। इसमें कई तरीके के इंपॉर्टेंट, हम स्टेनिंग को भी थोड़ा सा जब हम हमारे डिटेल जो लेक्चर है उनके अंदर आपको स्टेनिंग अलग से दी गई है पूरी बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पर क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर रहे हैं कि स्टेनिंग के अंदर क्या किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ग्राम ने स्टेनिंग को डेवलप किया था। स्टेनिंग के बेसिस पर जब फाइनली स्टेनिंग की जाती है तो उसके बेसिस पर जो ग्राम यानी कि जो कलरफुल दिखाई देते हैं उन बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो जिनमें कोई स्टेनिंग का इफेक्ट नहीं होता है, कलरलेस ही हम ये कहेंगे कि स्टेनिंग का जो इफेक्ट नहीं होती है उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ग्लाइकोकेलिक्स की हम बात करें, जो पहली लेयर है वो क्या होती है, ग्लाइकोकेलिक्स डिफरेंट इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमोंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो ग्लाइकोकेलिक्स अलग अलग तरीके की हो सकती है, थिकनेस में भी अलग अलग हो सकती है। अगर ये लूज है, लूज शीट की तरह है तो उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं,
जबकि अगर ये थिक और टफ है तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो शेप को डिसाइड करती है किस तरीके का शेप है, साथ ही उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है बैक्टीरिया को। उसकी सेल को बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से सेल वॉल बचाती है, ध्यान रखना है। सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको हम और क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कह सकते हैं। म्यूरिन या म्यूरामिक एसिड पाई जाती है उसके अंदर, ध्यान रखना है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बनी होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ये सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है, यानी कि ये हर किसी को अंदर नहीं आने देती है, सिलेक्ट करती है, केवल उसको ही आने देती है। एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और इस तरीके से बाहर वाले से, क्योंकि डायरेक्टली उसके बाद में साइटोप्लाज्म में एंटर करता है कोई भी। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट, और यूकैरियोट की तरह ही ये पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर भी। ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है और उससे क्या बनता है? मेसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करता है? ये वेसाइकल्स के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि वेसाइकल्स के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूबल्स के फॉर्म में हो सकता है इस तरीके से, या फिर लेमिली के फॉर्म में हो सकता है। तीनों फॉर्म में ये हो सकता है। दे हेल्प इन, किस चीज में काम करता है? आपसे फंक्शन पूछा जाता है कि मेसोसोम्स के क्या क्या काम है, या आपसे फंक्शंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेसोसोम्स के फंक्शन, एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे। क्या क्या काम करता है मेसोसोम? एक तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना, जो डीएनए होता है वो 2 पार्ट में रेप्लिकेट होता है, उसमें भी आपका मेसोसोम हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, यानी कि डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 जो नई सेल्स बनती है। आपको पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो एमाइटोसिस से होता है, तो एमाइटोसिस की वजह से जो सेल डिवीजन होता है उसमें बराबर बराबर डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना डीएनए, उसमें भी हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करवाता है, सिक्रेशन करवाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वहीं एंजाइमेटिक कंटेंट में भी यहाँ पर काम करता है। इन सम प्रोक्योरेट लाइक, अगर हम बात करें यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के अंदर, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म। तो जो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में एक और अनदर हम ये कहते हैं कि एक्सटेंशन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं, ध्यान रखना है। तो क्रोमेटोफोर कहते हैं, ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करता है, ध्यान रखना। आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि बताइए बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट का होमोलोगस कौन है, उसके जैसा कौन है? तो क्रोमेटोफोर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कौन है, तो मेसोसोम है। ये 2 चीज़ अच्छे से याद रखना है, ठीक। और इसके अंदर क्रोमेटोफोर के अंदर क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल वगैरह। इस तरीके से यहाँ पर जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्रोमेटोफोर्स के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करते हैं, देखिए बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल या मोटाइल हो सकती है, यानी कि चल सकती है, या फिर नॉन मोटाइल हो सकती है जो नहीं चले। इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल होगी तो इनमें क्या पाए जाएंगे? फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला के नंबर्स हो सकते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। बैक्टीरियलम फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया के फ्लैजिला 3 पार्ट से बना होते हैं, फिलामेंटस से, हुक से और बेसल बॉडी से। 3 पार्ट होते हैं। बेसल वाला बॉडी जो होता है सबसे नीचे पाया जाता है, उसके बाद में जो पार्ट होता है आपका वो हुक वाला पार्ट होता है, और सबसे लास्ट में कौन होता है? फ्लैजिल, ये आपका फिलामेंट वाला पार्ट होता है। तो आपसे सिंपल सा पूछा जाता है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा पार्ट कौन है? तो फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक। आपसे पूछा जाता है कि बताइए सेल मेम्ब्रेन से अटैच कौन रहता है? तो आपका बेसल बॉडी जो होती है सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम यानी कि फ्लैजिला की बात करें तो इसके अलावा भी प्रोकैरियोट्स के अंदर पिलाई और फिमरी पाई जाती है। इन पिलाई और फिमरी का फंक्शन अच्छे से याद रखना है। पिलाई का फंक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, बैक्टीरिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं। और जो आपका फिमरी होता है वो क्या करता है? फिमरी जो होता है बैक्टीरिया को किसी भी हार्ड मटेरियल से स्टिक होने से में सहायता करता है, मैं कह सकते हैं स्टिकिंग में हेल्प करता है। जबकि जो पिलाई होता है वो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया अटैचमेंट में हेल्प करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पिलाई और सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। तो पिलाई और फिमरी मोटिलिटी में चलने में सहायता नहीं करते हैं। पिलाई जो होती है एलोंगेटेड ट्यूबुलर
स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, तो इसमें पिलीन प्रोटीन की बनी होती है पिलाई। फेमरी जो होती है स्मॉलर ब्रिसल जैसा स्ट्रक्चर होता है स्प्लिटिंग आउट ऑफ द सेल इन सम बैक्टीरिया दे नोन अस टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। तो यहाँ पर फेमरी का काम क्या है, यानी कि उनको दूसरे रॉक्स बैक्टीरिया को रॉक्स से अटैच करने में या फिर किसी होस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर इस टॉपिक को और देख लीजिए प्रोकैरियोट्स का पूरा, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, इन दो चीज़ को और आप देखें कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके के राइबोसोम्स होते हैं और आपके इंक्लूजन बॉडीज किस तरीके की होती हैं। तो देखिए राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं, इन प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। इनकी साइज देखना, दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। तो साइज 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होती है और ये दो सब यूनिट के बने होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना 70s राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और इनकी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट याद रखना है। 50s जो है वो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट कौन सी है, 30s सब यूनिट जो होती है वो स्मॉल सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। अब बैक्टीरिया के अंदर सिंगल एमआरएनए है, ध्यान रखना है ये एमआरएनए। इससे जब कई सारे राइबोसोम्स इस तरीके से अटैच हो जाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पोलीराइबोसोम या पोलीसोम कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पोलीराइबोसोम और पोलीसोम। द राइबोसोम्स ऑफ पोलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, और ये क्या करता है, एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि ट्रांसलेशन का काम करवाता है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफिक होती है प्रोकैरियोट के अंदर। तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो ये इंक्लूजन बॉडीज के अंदर होता है। दिस आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि किसी मेम्ब्रेन से ये अटैच नहीं होती है। एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूवमेंट करती रहती है। कौन कौन सी है, आपसे नाम पूछा जाता है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल होती है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होता है, ये सारी चीज होती है। तो आपको याद रखना PCG आपको याद रखना है। तो PCG ग्रेन्यूल्स आपके, उसके बाद गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन अगर इसकी हम बात करते हैं, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसकी बात की गई है। ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया होते हैं और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फोस्फो आपको ध्यान रखना है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, उसके बाद साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स और आपके ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, तीन तरीके के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। पूछा जाता है इनमें से बताइए कौन से ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। क्वेश्चन ऐसा आता है कि बैक्टीरिया के अंदर बताइए कौन से ग्रेन्यूल। तो PCG याद रखना, फॉस्फेट ग्रेन्यूल से याद रखना है, साइनोफाइसियन याद रखना है और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल से आपको याद रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का हम ये कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कवर किया प्रोकैरियोट वाला। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूकैरियोट वाले पार्ट को कवर करेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट, हम 2 से 3 लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर जो है आपका कवर हो जाए, ताकि आपको एनसीईआरटी जो है उसकी एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ जाए। ये 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, साथ में नीट वाले स्टूडेंट को तो एक भी लाइन मिस नहीं करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।